हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ईवीएस, और आप सभी का सचिन एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, केवीएस पीआरटी का जो बैच है लॉन्च हो चुका है, और इसके बारे में सचिन सर ने भी आपको बताया होगा, मैं भी बता रहा हूँ। इसमें ये फ्री टीजीटी जनरल पेपर, और इसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट क्लास, कोर्स फीस, और कोर्स फीस जो है वो 990 रुपये की सिर्फ एक जेन्युइन से प्राइस में कर दी गई है। और इसमें एनरोलमेंट होना शुरू हो गया है। आप जल्दी से जल्दी क्या है इसमें एनरोल कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस रेगुलर मिलना शुरू हो जाएं, क्योंकि क्लासेस में शुरू हो गई हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ईवीएस, और ईवीएस में जो चेंज हुआ है वो किस तरह का चेंज हुआ है, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि कुछ लोग इसको सिर्फ जो समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ करके हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपको देखिए जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें कहाँ तक और कितना डीप में पढ़ना है, आइए मैं ज़रा एक बार आपको बताता हूँ, और आप लोग खुद तैयारी कर रहे हैं। और 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है, तो 4 साल का जो आपको जो ये इतने दिन बाद जो मौका मिला है उसको गंवाना नहीं है। अपनी तरह मतलब अपनी तरफ से पूरी तरह से जो है मेहनत कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करेंगे। हम लोग भी आपके साथ आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि टीचर का रोल है एनर्जी को डायरेक्शन देना, और एनर्जी नथिंग एट ऑल विदाउट बीइंग प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन जो है बहुत अगर सही से मिलती है किसी चीज़ को, तो एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती है। राइट, तो मेहनत आपको करनी है, हम लोगों को भी आपके साथ मेहनत करनी है जितना हो सकेगा। तो चलिए सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या मेंशन किया है। तो मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, जैसा है ना, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ईवीएस। ओके, तो इसमें जो सेक्शन लूंगा मैं वो कौन सा, आपका ईवीएस। अब इसमें जो ये सिलेबस मेंशन किया है, यहाँ पर बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक है, इसमें एनसीईआरटी सीबीएसई का सिलेबस यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो इसमें कंसेप्ट शामिल किए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें टेक्स्ट बुक्स है क्लास 1 से लेकर के यानी फर्स्ट से लेकर के 5वीं तक की, है ना, पढ़ाई करनी है आपको। और ये सबको आपको पता होगा कि यहाँ पर ये लिख तो दिया है। पहली बात तो जो एनसीईआरटी में ईवीएस आता है वो कहाँ से कहाँ तक है, 3rd क्लास से लेकर के 3rd, 4th एंड 5th। तो 5th क्लास तक आपका यहाँ पर क्या है, वो ईवीएस दिया हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के काम नहीं चलने वाला। जहां तक मेरा अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपका इससे सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के काम चल जाएगा ऐसा नहीं है। क्वेश्चन काफी डीप में पूछता है केवीएस में। और देखिए इसमें वैसे खुद भी यहाँ पर आप गौर से देखिएगा मेंशन किया हुआ है कि हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ। देखिए लिखा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द दिस कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी, है ना, सीनियर सेकेंडरी यानी अप टू कहाँ तक, 12th क्लास तक। तो 12th क्लास तक का आपको पढ़ना होगा। तो जाहिर बात है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जो साइंस तक की भी इसमें होंगी। जैसे रहता था पिछला सिलेबस, अगर आप देखेंगे उसमें मेंशन था, डिसीजेस इसमें दी हुई थी, है ना, न्यूट्रिशन वगैरह आपको वो साइंस वाले उसमें दे दिया जाता था। उसके अलावा इसमें कुछ सोशल साइंस वाला भी पोर्शन जो है इसमें रहेगा, जहां तक मैं मानता हूँ। अब हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, जो भी केवीएस पूछेगा पूछे, है ना, हम भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हुए चलेंगे। क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बस मेहनत हमारा काम है करना, करते रहेंगे। तो ये देखिए जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, जो परिवार होता है ना, और कुल होता है, परिवार होता है, और जो फ्रेंड, ये सब। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है फूड, तो फूड के बारे में पूरा हमें पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, फूड की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा सोर्स किस चीज़ के लिए होता है, कौन सा फूड कहाँ पे खाया जाता है, कहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा लिंग हु फेन, कहाँ के लोग, हांगकांग के लोग जो है खाना पसंद करते हैं, सांप की एक डिश होती है ना, कहाँ पर ऊंधिया खाई जाती है, कहाँ पर सहजन के फ्लावर से बन करके पकोड़े खाए जाते हैं, है ना। जैसे महाराष्ट्र में आपने पढ़ा होगा कचनार की जो कचनार के जो फूल होते हैं उनसे यूपी साइड में क्या है, सब्जी बना करके उसकी लोग खाते हैं। तो कहाँ क्या खाया जाता है वो सब। उसके अलावा फूड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ पर क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। शेल्टर, आवास कितने तरह का होता है, आपने सब तरह तरह के आवास पढ़े होंगे, तो वो सब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी जो भी आपकी ईवीएस में 6 थीम है वो पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखने में जैसे आपका एनसीईआरटी वाला सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन है, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, देखिएगा इसमें क्या क्या आने वाला है। और आपको अगर ये टेस्ट
अच्छे से देना है तो जाहिर है अपनी तरफ से कोई कमी छोड़नी नहीं होगी। तो आइए मैं बताता हूँ कि हमें इसके साथ साथ क्या क्या स्टडी करनी होगी, और मैं आपके साथ ईवीएस में बिल्कुल टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपके साथ में बना रहूंगा। इसमें देखिए ट्रेवल, वाटर, है ना, जल, ट्रेवल, यात्रा, ये सब। उसके अलावा थिंग्स वी मेक एंड डू, इसमें सारा कुछ पढ़ना है। और इसके अलावा आपको सिलेबस में और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, देखिए हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको। तो जो एक्स्ट्रा सिलेबस है ना, वो आप देख लेंगे। और मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी, ठीक है, एनसीईआरटी यानी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। मेरे पास उसकी समरी बेहतरीन वाली बनी हुई है। मैं आपको जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की समरी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपको थर्ड थर्ड ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की जो है एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी पढ़नी है, उसकी बिल्कुल परवाह ना करें, मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ये क्लास जो है पोर्टल पे जो आपकी रहेगी, वहाँ पर क्लास ऑलरेडी अब शुरू हो जाएंगी कल से ही, तो आप ले सकते हैं, कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। तो यानी पर्यावरण, तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो सारा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। एवं पारिस्थितिकी विज्ञान, एवं पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान। पर्यावरण में जो कंपोनेंट होते हैं और उनमें जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहलाता है, और उसकी जो स्टडी करना होता है वो क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो है ना, उसमें देखेंगे, इसी में आप क्या है इकोसिस्टम वगैरह पढ़ लेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए जब आप ये पढ़ लेंगे तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसमें आपका लिखा हुआ है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स और ये सब, है ना, तो इसमें एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, पूरी डाइवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी, क्या पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आप लोगों को पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता एवं एवं इसकी, इसका संरक्षण, एवं इसका संरक्षण, ठीक है। डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, बीटा, गामा, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। इसमें आप सारे एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस जो भी हैं उन सब के बारे में यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से टाइम लेकर के बढ़िया से आपको जो है ये क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको पोल्यूशन, पोल्यूशन वाले चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है। पोल्यूशन यानी प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण, जो कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, एयर से तो क्वेश्चन आते ही हैं। उसके अलावा जल प्रदूषण क्या होता है, वो सब भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पूरा अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ेगा। रही बात एनसीईआरटी की, तो उसको तो प्रॉपर तरीके से करना ही है, और आपको सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि आप, है ना, 12th क्लास तक की डीप नॉलेज रखिए और उसके एप्लीकेशन वो सब पूछा जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन एवं एवं जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन, कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, वजह क्या है, इसकी वजह से क्या क्या चेंज आते हैं, ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं, सी लेवल कैसे राइज करता है, और क्या क्या ह्यूमन पर, उसके साथ साथ वेजिटेशन पर, बाकी, है ना, और बाकी चीज़ों पर क्या प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे, क्या और क्या हो रहा है, वो सब हम देखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़ना है डिजीजेस, ओके, डिजीजेस से जरूर देख लेना आपके, है ना, क्वेश्चन जरूर देखने को यहाँ से आपको मिलेगा या मिलेंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। डिसीजेस यानी बीमारियाँ, ठीक है, बीमारियाँ, तो कितने टाइप की बीमारी होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अब जैसे मान लो आपके थीम में दिया हुआ है फूड, है ना, वाटर, ये सब दिया हुआ है, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कंटामिनेटेड फूड यानी संदूषित
भोजन से और कुछ कंटामिनेटेड वाटर से फैलती हैं और कुछ हवा से फैलती हैं। तो कौन सी बीमारी के लिए कौन सा जो है कैरियर है, कौन सा वेक्टर है ना, वो सब आपको बताना है और किस वजह से कौन सी बीमारी हो रही है। तो इसमें सारी बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी बल्कि ये कहिए कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स इन सबको डिटेल में पढ़ना ही होगा। ओके, इसमें क्या है, पोषण, कैसे हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म पोषक तत्वों को प्राप्त करता है और अपने शरीर के लिए जो उसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है वो कितने प्रकार से ले सकता है, और उसी के बेस पर एनिमल्स वगैरह को, प्लांट्स को, इन सबको डिवाइड किया गया है। एवं ठीक है, ये है पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व कितने टाइप के पोषक तत्व होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनकी कमी से क्या बीमारी हो सकती है, एक्सेसिव से क्या, मतलब एक्सेसिव होने से क्या बीमारी हो सकती है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके अलावा जो आपका एसिड रेन एसिड रेन एसिड रेन वैसे देखा जाए तो जो एसिड रेन है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का ही एक चैप्टर, मतलब उसी में शामिल हो जाता है, उसी में आ जाता है। बट मैं इसको एक अलग से चैप्टर बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ। एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन, बायोकुमुलेशन, वो सारा। तो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ओजोन ओजोन क्षरण, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देन उसके अलावा एनर्जी हो गया हमारा, एक मिनट, एनर्जी। हाँ, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी को हम छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है एनर्जी, एनर्जी एनर्जी यानी ऊर्जा। और ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने टाइप की ऊर्जा होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे कन्वर्ट होती है। पढ़ा होगा ना आपने, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ओके, किस पे बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडिया में क्या काम चल रहा है ना, और एनर्जी के रिसोर्सेस जो है वो कौन कौन से हैं, और आने वाले समय में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिससे एनर्जी वगैरह को, क्योंकि लिखा है ना आपके सिलेबस में एप्लीकेशन, है ना, 12th तक की नॉलेज और उसकी क्या है एप्लीकेशन भी आपको चाहिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होती हैं। देन यहाँ पर मैं एक सिलेबस में ये बता दे रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ओके, जैसे कन्वेंशन हो गए, आपके कुछ कन्वेंशंस वगैरह हैं, और जो है करंट अफेयर में भी आपको यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है जो आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं जो है मिसलेनियस यानी विविध प्रकार का जो है यहाँ पर वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी अगर पढ़ना होगा तो उसके लिए हम क्या है मिसलेनियस में पढ़ लेंगे, यानी जो विविध प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस एनसीईआरटी के अलावा आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ तक आप देखिएगा कि उसमें लिख रखा है, और जो पहले जो सिलेबस था ना उसी के जैसा आप इसको, या उतना उससे भी ज़्यादा और डीप में आप पढ़ करके चलिएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा पढ़ करके देखते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या चीज़। आइए जानते हैं इसको कि इन्वायरमेंट आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर लिखा है ना, मैं लिख दूँ इन्वायरमेंट, ठीक, इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण, इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि देखिए हम कैसे पढ़ने वाले हैं, पोर्टल पे हमारी क्लास कैसी होगी, एक अंदाजा आप लोगों को हो जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। पहले आप जो है इसको आप पढ़ लेंगे। तो पर्यावरण, ये जो है एनवायरमेंट वर्ड कहाँ से लिया गया, एनवायरमेंट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है, उससे जो है इसको लिया गया है। और फ्रेंच वर्ड कौन सा है, जिसका नाम है फ्रेंच वर्ड कौन सा वाला, इन्वायरोनर। इन्वायरोनर से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, किससे, इन्वायरोनर। यानी हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, फ्रेंच शब्द, किससे, फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है, किससे, एनवायरोनर, एनवायरोनर से हुई है, एनवायरोनर से हुई है, एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है से हुई है। ठीक है, और इस एनवायरोनर का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है वो है सराउंडिंग,
यानी सराउंडिंग या अनसर्कल। इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग यानी चारों ओर या चारों तरफ या चारों ओर, या आप इसको कह सकते हैं एनसर्कल। ठीक है, अनसर्कल का मतलब क्या है? कि चारों ओर। मान लो मैं कहूँ कि मेरे लिए क्या एनवायरनमेंट है, तो मेरे बदन के अलावा, यानी मेरे शरीर के अलावा, जो मैंने ये कपड़े पहने हैं, जो यहाँ पर हवा पानी जो भी है, या किसी में एनिमल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या उसकी कुछ चीज़ों को ले रहा हूँ, या किसी से भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो समझ रहे हैं ना, वो मेरे लिए क्या है? जो भी मेरे सराउंडिंग में है वो मेरे लिए इन्वायरमेंट है। मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है और मैं कहूँ कि मान लो इसको इंडिविजुअल मान लेते हैं, इसको कोई जीव मान लेते हैं, इसके लिए इन्वायरमेंट क्या है? तो इसके अलावा, इसके आजू बाजू में और पास कहीं भी इसके अलावा जो भी मौजूद है वो इसके लिए क्या है? इन्वायरमेंट है। तो ये जो शब्द है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बन भी सकता है कि भाई कौन से शब्द से लिया गया, फ्रेंच, इजिप्टियन, ग्रीक या लैटिन, तो आप बताएंगे कौन सा? फ्रेंच वर्ड, राइट। अब जो इन्वायरमेंट है वो किस चीज से मिलकर के बनता है, तो हम उसको बोलते हैं कंपोनेंट या फैक्टर्स। फैक्टर्स कह लीजिए, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण के घटक या कारक, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक या कारक, पर्यावरण के घटक या कारक, कारक, राइट। तो देर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, है ना। जनरली दो तरह के फैक्टर्स माने जाते हैं, एक अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, और दूसरे बायोटिक यानी लिविंग। अब आप कहेंगे कि जो वायरस हैं, वायरस को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी विषाणु जो होते हैं सजीवों और निर्जीवों दोनों के बीच की कड़ी होते हैं, लेकिन अगर वो एनिमल की बॉडी के अंदर है, प्लांट की बॉडी के अंदर है, यानी किसी भी लिविंग के अंदर है, बैक्टीरिया वगैरह के किसी के भी, तो वायरस की खासियत है कि अंदर जा करके वो जिंदा हो जाते हैं, और अगर वो बाहर पड़े रहेंगे तो वो मतलब लिविंग के बाहर होंगे, होस्ट बॉडी के बाहर होंगे, तो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। इसलिए हैं तो वो भी लिविंग नॉन लिविंग दो ही कंडीशन में टिके हुए, तो आप उनको दो में ही, उनमें ही रख सकते हैं। तो ये दो तरह के इसमें फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं जरा। एक तो होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। कौन से होते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स जिनको आप बोलते हैं अजैविक कारक। ठीक है, अजैविक कारक यानी नॉन लिविंग कारक, राइट। और दूसरे होते हैं कौन से? लिविंग फैक्टर्स, यानी जो जिंदा है, जो जिंदा है उनका हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। कौन से बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं गाइस? बायोटिक फैक्टर्स, यानी जैविक कारक। क्या बोलते हैं उनको? जैविक, जैविक कारक, जो जिंदा हो, जो लिविंग हो, सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अजैविक और जैविक कारक। तो जरा समझते हैं इनको कि कौन कौन से जो है अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए, जो अबायोटिक फैक्टर हैं ये दो तरह से आप इनको बता सकते हैं, जो आपको एक तो दिखते हैं, या आप इनको इस तरह से, इतना डीप में नहीं भी जाएंगे तो कोई नहीं, आप इनके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण बतौर देख लेंगे, जैसे अबायोटिक में आपका एयर, हवा, ठीक, नॉन लिविंग है ये। वाटर यानी जल, ठीक है। टेम्परेचर, जो भी आपके मन में आए, जो भी लगे कि हाँ ये नॉन लिविंग है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी तापमान, ठीक है, तापमान। उसके अलावा जैसे सॉयल, है ना, सॉयल मतलब क्या है? मृदा, तो इसमें मृदा शामिल हो गई। ठीक है, क्या? मृदा, क्लियर, मृदा, है ना। सनलाइट, या कोई सी भी लाइट कह लीजिए, चाहे वो सनलाइट हो या कोई सी भी लाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे लाइट। लाइट मतलब वही प्रकाश, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी सारे लोग समझते होंगे, जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर मौजूद होती है, ओके, उसको हम बोलते हैं क्या? आर्द्रता। तो ये भी क्या है? आर्द्रता, इसी में आ जाएगा। देन रेन, रेन वर्षा, ठीक है। और भी जो चीज़ें आपको, है ना, महसूस हो रही हो कि हाँ ये है, तो वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे मान लो हेल्स हैं, ओले पाले के, है ना, हेल्स वगैरह, हेल्स, बारिश में जब प्रेसिपिटेशन होता है तो ये गिरते हैं, ये भी इसमें ही आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। उसके अलावा जैसे फॉग, फॉग यानी कोहरा, कोहरा, ये सब एटसेट्रा, तो ये सब जो है वो क्या है? इसी में आ जाते हैं। हाँ, उसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, फायर, फायर, ठीक है। फायर मतलब जैसे अग्नि या आग वगैरह, वो आप लिख सकते हैं। बायोटिक फैक्टर में कोई भी जो लिविंग है वो सारे इसी में आ जाते हैं। जैसे मान लो आपके एनिमल्स, एनिमल्स यानी जंतु, दूसरे प्लांट्स, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे,
पेड़ पौधे, ठीक, बैक्टीरिया, जो भी जिंदा है वो सब इसमें आ जाएंगे। जीवाणु, जीवाणु, फंजाई या फंगाई, कवक, ठीक है, ये सब। तो ये जो है शामिल कर लिए जाते हैं किसमें, लिविंग फैक्टर में। अब ये इन्वायरमेंट में मौजूद फैक्टर्स हैं। अगर इनमें आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखो, इसी के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इकोसिस्टम जो है वो क्या है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जिसको आप बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, राइट। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, या डेफिनेशन की कोई खास बात नहीं, बस आपको याद होना चाहिए कि अगर लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, तो वही कहलाता है आपका क्या, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। यानी, और पहली बात तो ये कि इसको ये, चलो पहले यही लिख लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि द इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन, the interaction of abiotic and biotic factors in environment, in an environment, ये इन environment लिख लो, चाहे बड़ा हो या छोटा, environment, environment। अब कोई छोटा एरिया हो सकता है, इतना भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अगर देखा जाए मोस्ट प्रोबेबल इकोसिस्टम क्या है, तो वो अर्थ हो सकती है। एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी पर्यावरण में उपस्थित, पर्यावरण में उपस्थित, पर्यावरण, पर्यावरण में उपस्थित, या किसी हैबिटेट में भी कह सकते हैं, किसी आवास में, पर्यावरण में उपस्थित जैविक एवं, जैविक और अजैविक और अजैविक, अजैविक घटकों का या कारकों का, कारकों का आपस में, आपस में इंटरेक्शन, आप ये कह सकते हैं आपस में तालमेल, है ना, या जो भी इंटरेक्शन उनमें हो रहा है, तालमेल को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहा जाता है, ठीक। ये नाम जो है वो जो सबसे पहले दिया था, किसने दिया था, ये नाम सबसे पहले दिया था एजी टेंसले ने। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। इकोसिस्टम नेम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम नेम या टर्म, इकोसिस्टम टर्म या नाम, है ना, एक ही चीज होती है, गिवन बाय ए जी टेंसले। किसने दिया था ये, ए जी टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम, ठीक है। नेम इज गिवन बाय ए जी टेंसले, राइट। तो ये है। अब कौन कौन सा इकोसिस्टम हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होगा, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है, सबसे छोटा पारितंत्र, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र। तो एक पानी की जो बूंद है वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम हो सकता है। क्यों, क्योंकि पानी की बूंद क्या है, नॉन लिविंग है, उसमें लाइट, टेम्परेचर, इन सब के साथ इंटरेक्शन, मतलब वो खुद ही नॉन लिविंग है, लेकिन उसमें अगर दो चार या एक दो भी बैक्टीरिया भी मौजूद हुआ तो वो भी क्या बन गया, फिर इकोसिस्टम बन गया। तो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम जो है वो एक रेन की, मतलब रेन मत कहिए, वाटर ड्रॉप हो सकती है, वाटर ड्रॉप हो सकती है, वाटर ड्रॉप यानी जल की बूंद, क्या, जल की बूंद, जल की बूंद। और लार्जेस्ट जो इकोसिस्टम हो सकता है, लार्जेस्ट प्रोबेबल इकोसिस्टम, बताओ आप क्या हो सकता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा संभावित पारितंत्र जो है वो एक अर्थ हो सकती है, ठीक है। पारितंत्र देखिए, मिट्टी भर, अगर आप मुट्ठी भर आपने जो है थोड़ा सा मिट्टी भी उठा ली तो वो भी इकोसिस्टम है, एक पेड़ जो है वो भी इकोसिस्टम हो सकता है, एक खेत भी जो है इकोसिस्टम हो सकता है ना। तो क्या है, अर्थ, अर्थ जो है सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है, यानी पृथ्वी, राइट, पृथ्वी, ये हो गया। अब जो इकोसिस्टम है वो क्या है,
आपने जो एक्वेरियम भी रखा है ना घर में, वो भी आपका इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम, आइए देखते हैं इसको, टाइप ऑफ, और इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आएंगे है ना, वो हम अभी देखेंगे। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, राइट। आप चाहें तो पारितंत्र लिख लीजिए या आप पारिस्थितिकी तंत्र लिखें, ठीक। तो ये दो तरह के होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। एक होता है आपका नेचुरल, नेचुरल होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। एनसीईआरटी की जो समरी है उसको तो मैं डिटेल में कराऊंगा, बिल्कुल A to Z, जो आपने जैसे सीटेट वगैरह में पढ़ा था, पूरी एनसीईआरटी की समरी वो तो आपकी करानी ही है। उसके साथ साथ ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ के जरूर जाना है, कल को काश न कहना पड़े, इसलिए अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर लीजिए आप लोग। प्राकृतिक, 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 प्राकृतिक पारितंत्र, ठीक। और दूसरा, दूसरा होगा कौन सा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड यानी ह्यूमन मेड। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कृत्रिम, कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, राइट। अब देखो जो नेचुरल है वो कौन कौन सा होगा, नेचुरल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कोई वन है तो वो भी क्या है, फॉरेस्ट एरिया अगर है तो वो भी क्या है, एक नेचुरल में आएगा। दूसरा, कोई अगर ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड यानी घास का मैदान, घास का मैदान, तो वो भी किसमें शामिल होगा, वो भी इसी में होगा, क्योंकि इसमें मानव की दखल अंदाजी, मानव का कोई इंटरफेरेंस नहीं है ये। इसके अलावा जैसे ओशन, महासागर, तो जो महासागर होते हैं ओशन, या ओशंस लिख लीजिए, महासागर, महासागर, ठीक। चाहे वो आपके सीज हो, सागर, ठीक है, ठीक। रिवर्स, तो इसके एग्जाम्पल हैं, बल्कि है ना। अ, इसमें ऐसे हटा दीजिए पीछे से, ओशन एक एक सिंगुलर ही लिख लेते हैं, सी और रिवर, ठीक है, नदी, तो ये हो सकती है। पौंड, पौंड जो है वो मैन मेड भी हो सकता है, जनरली ज़्यादातर पौंड जो है वो नेचुरल है, इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। वैसे तो एक आर्टिफिशियल पौंड भी हो सकता है, स्विमिंग पूल भी हो सकता है। तो पौंड मतलब ताल या तालाब, आप इसको ताल या तालाब कहते हैं। उसके अलावा कोई वेटलैंड एरिया हो सकता है, वेटलैंड एरिया, इनको आप बोलते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है, आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है। जहाँ पर दलदली इलाका हो या मिट्टी, मतलब पानी का अमाउंट ज़्यादा हो, वो हो सकता है। उसके अलावा नेचुरल में और क्या हो सकता है आपका, कैनाल्स भी हो सकती हैं अगर नेचुरल है तो, ठीक है। डेजर्ट एरिया हो सकता है, डेजर्ट यानी मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल, ये, ओके, एटसेट्रा। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। अब मैन मेड में क्या आएगा, देखिए, मैन मेड में धान का अगर कोई खेत है या कोई सा भी, वैसे पैडी फील्ड लिखा होता है, पैडी फील्ड लिखा होता है कि धान का खेत, जरूरी नहीं है कि धान का खेत, कोई सा भी इंसान ने खेत मतलब क्रॉप लगाई हो तो हम कह देंगे उसको क्रॉप फील्ड। ऐसा नहीं है कि धान का खेत ही जो है वो होगा, गेहूं का नहीं माना जाएगा, कोई सा भी हो, यानी फसल, फसल का खेत, ठीक है, फसल का खेत इसमें शामिल होगा। उसके अलावा बहुत से लोग एक्वेरियम रख लेते हैं, एक्वेरियम घर में रख लेते हैं, मछली अपनी मर्जी से, एक्चुअल में ये आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से चुनता है चीज़ों को, ठीक है। तो एक्वेरियम, 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 स्विमिंग पूल में भी बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, वो भी इकोसिस्टम में भी, याद रखिएगा। स्विमिंग पूल जिसको आप बोलते हैं तरण तल, तरण तल, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लो गार्डन किसी ने लगाया है, पर्सनल गार्डन है उसके पास, गार्डन, ठीक है, गार्डन मतलब बगीचा, बाग बगीचा, तो वो भी इसी में शामिल होगा। अब मान लो कोई बोटेनिकल गार्डन बनाता है, जूलॉजिकल गार्डन बनाता है, वो सब भी इसी में आ जाएंगे। आप चाहें तो उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बोटनिकल, बोटेनिकल गार्डन खुद से अगर डिजाइन किया है तो बोटेनिकल गार्डन हो सकता है
जूलॉजिकल गार्डन भी हो सकता है, जू, है ना, जू भी आप लिख लेंगे, चिड़ियाघर, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से उसमें क्या है चीज़ों को शामिल करता है। तो ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन था वो इकोसिस्टम है, और ये दो में डिवाइड होता है, नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। ये नेचुरल में आते हैं जिसमें मानव की दखलंदाजी ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेक्स, है ना, लेक्स जो होती है मतलब झीलें, लेक या लेक्स, ठीक है, झील लिख लीजिए अभी फिलहाल, चाहे प्रोल करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है इसमें शामिल आ जाए हो जाएंगे। और कुछ ऐसी आर्टिफिशियल झील होती हैं जो मैनमेड द्वारा, मतलब मानव द्वारा निर्मित होती है, वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है इन सारे इकोसिस्टम में वो किस में होती है? तो ओशियन की, हाँ, ओशियन जो होता है ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो ओशियन से भी कहीं ज्यादा, ठीक है, वो किस में है? वो लैंड एरिया में ज्यादा होती है पूरे मिला करके। तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन कैसे नहीं, मगर इसके बराबर नहीं होता। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जो इकोसिस्टम आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप बताएंगे ओशन, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है ये, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। यानी जो समुद्र है, समुद्र है वो सर्वाधिक, सर्वाधिक स्थायी, सर्वाधिक स्थायी, स्थायी पारितंत्र माना जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र। समझ में आ गई बात यहाँ तक है? चलिए अब देखिए जरा इस पे हम वैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं वैसे अभी तो ये सिर्फ शुरुआत की है मैंने कि हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को डिटेल में बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। इंटरेक्शन होगा, वैसे भी टीचिंग इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, दैट इज द डिस्कशन एज वेल। तो हम, है ना, इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, इंटरेक्टिव बनाते हुए। और देखिए अब क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, आइए समझते हैं, देखते हैं है ना। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलेगा और आपने थ्योरी डिटेल में पढ़ रखी होगी तो ऑप्शन में कोई भी दिक्कत आप लोगों को कहीं से कहीं तक भी होने वाली नहीं है। और उसकी प्रैक्टिस के लिए, पढ़ाने के लिए हर तरह से वो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड। अभी आपने पढ़ लिया तब आपको लग रहा होगा कितना आसान सा सवाल है। तो ऐसे ही सारा महसूस होगा आपको जितना भी आप पढ़ेंगे कि बहुत आसान है, क्योंकि पढ़ने से ही क्या है ये चीजें हो जाएंगी। तो जैविक और अजैविक कारकों का पारस्परिक क्रिया को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। और अच्छा हाँ, इकोलॉजी क्या चीज है? जो इन्वायरमेंट में फैक्टर्स होते हैं अबायोटिक बायोटिक, वो ये कह लीजिए उनका अध्ययन करना, या फिर सिर्फ सिंपल कह दीजिए कि इकोसिस्टम का अध्ययन करना, वो भी क्या, इकोलॉजी। क्योंकि जहां पर भी लॉजी वर्ड यूज हो जाएगा इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कि चीज का अध्ययन करना, राइट। तो ये अध्ययन है, समझ रहे हैं ना। इकोलॉजी जो नाम है, इकोलॉजी जो नाम है वो किसने दिया था? जो आपका ये चलिए उसको जो हम बाद में देख लेंगे, है ना। ईपी ओडम वगैरह को जो है फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ठीक। तो इको टाइप क्या होता है? इको टाइप पे क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बताऊंगा। देन यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है नीश, और यहाँ दिया हुआ है इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी क्या हो गई? स्टडी हो गई। दूसरा जो इको टाइप है, इको टाइप है, इसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज होती हैं बिना बाउंड्री के एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाती हैं तो उनका नंबर घटता बढ़ता चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इको टाइप। जब हम इसको टॉपिक में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे। नीश का मतलब होता है, मतलब परफॉर्मिंग प्लेस, परफॉर्मिंग प्लेस यानी जैसे कोई कहीं पर रहता है, कोई स्पीशीज कहीं पर रहती है, कोई प्रजाति, कोई इंडिविजुअल जहाँ रह रहा है, वो उसका हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब उसका आवास है। और वो अपने काम को करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, यानी परफॉर्मिंग प्लेस जो होता है वो कहलाता है, नीश कहलाता है। बहुत से लोग इसको निके नीचे पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, तो आप नीश नी कुछ भी पढ़िए, बस आपको ये जो है स्पेलिंग ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? इकोसिस्टम, है ना। अभी आपने पढ़ा था द इंटरेक्शन ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अजैविक और जैविक घटकों का आपस में जो परस्पर पारस्परिक क्रिया है उसी को आप क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपकी ये स्क्रीन पर है, और देखो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे। मैंने अभी बताया था कौन सा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, यानी स्थायी या स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है आपका फॉरेस्ट है यानी जंगल, डेजर्ट, माउंटेन, या फिर ओशन। आप फट से कर देंगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, ओशन है इसका आंसर, ठीक। चलो
इसके अलावा ये देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ठीक, आराम से थोड़ा सा जैसे ऑप्शन को देखेंगे आपका खुद ब्रेन रेस्पॉन्ड करेगा, आप खुद बताएंगे हाँ इसके ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन है आपका फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। और कई बार ये बड़ी गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, हम लोगों से भी हुई हैं, ठीक है, कि हम वहाँ सही से नहीं पढ़ते कि यहाँ पर क्या पूछा है, तो नहीं को हम कई बार जो है पढ़ने से भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जैसे लिखा है नहीं है, नहीं है, ठीक है, यानी नॉट। तो फॉरेस्ट, पॉन्ड, गार्डन या फिर लेक, तो देखो इसको भी हम नेचुरल कंसीडर करते हैं, इसको भी हम नेचुरल ही कंसीडर करते हैं। वैसे पॉन्ड आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना है। और इसमें जो है लेक हो गया, झील। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत। सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा, गार्डन, बगीचा। क्योंकि इंसान बगीचे में अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को चुनता है, मतलब एनिमल्स, प्लांट वगैरह को। खास करके यहाँ पे बगीचा है तो प्लांट की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सही है वो आपका कौन सा है, सी। एनसीईआरटी की तो बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा, आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी की वो समरी, उसके अलावा नाइन्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, है ना, और कुछ पोर्शन 11 12 का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से आ सकता है। जैसे बायोलॉजी के एनसीईआरटी के पीछे के चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट ही है, वो भी आपको जो है पढ़ना ज़रूर है। और उसको मैं पढ़ा दूंगा, या कैसे भी करके जो है उसको मैं आपको अच्छे से पढ़ा ही दूंगा, ठीक है, कैसे भी करके उसको किसी भी तरह से आप पढ़ना चाहेंगे मैं उस तरह से, चाहे वो एनसीईआरटी की समरी उस तरह से ही करानी पड़े या फिर चैप्टर वाइज कराना पड़े। व्हाट इज द साइकिल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कोल्ड, देखिए ये चीज मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, और वैसे भी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो आप कर देंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, यानी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, केमिकल साइकिल्स बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं रासायनिक चक्र, या फिर जियोलॉजिकल साइकिल यानी भूगर्भीय चक्र, या फिर जियोकेमिकल साइकिल यानी भू रासायनिक चक्र। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इकोसिस्टम में साइकिलिंग चलती है एलिमेंट्स की, जिसको आप न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोल देते हैं, पोषक चक्र भी बोलते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। क्योंकि कोई भी मटेरियल हो ना तो उसको आप बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ रूप बदल सकते हैं। एनर्जी और मास, द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको आप ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ इनका रूप बदल सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। क्लियर। तो अच्छा खासा कंपटीशन आप लोगों का रहेगा, क्योंकि 4 साल से लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कमी मत छोड़िएगा, और आपको एक सीट चाहिए, वो आपकी सीट आपकी पक्की होनी चाहिए। और उसके लिए आपको बिल्कुल जी तोड़ करके मेहनत करनी होगी, जान लगा देनी होगी, और आप आराम से इस बार जो है जॉब ले ही लेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यार ईवीएस वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी वाला वो तो सब पढ़ ही लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, आप देख लीजिएगा एग्जाम होने में, तो अपनी तरफ से क्यों ना कोशिश की जाए, और उसे क्यों ना हटके और जो है तैयारी की जाए, क्योंकि आपको अपना देखना है, अपनी सीट जो है वो क्या कंफर्म करनी है, पक्की करनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक फैक्टर है। मैं बता दूं इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, और ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है। तो देखो ऑक्सीजन में कोई कार्बन नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन में कोई कार्बन नहीं है, खुद नाइट्रोजन अपने आप में एक मॉलिक्यूल बनाए हुए है। और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन मौजूद तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑर्गेनिक में कंसिडर नहीं करते हैं। उसके अलावा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो उतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि जो हमारे फैट है यानी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक होते हैं, जिनमें कार्बन मौजूद होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो गया। अगला सवाल है, देखिए कल को काश ना कहना पड़े इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मेहनत कर लीजिए। द स्टेबिलिटी ऑफ द ताल इकोसिस्टम, अब देखो यहाँ पर ताल इकोसिस्टम लिख दिया गया। ताल मतलब क्या है, पॉन्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप पॉन्ड लिख लेंगे इसको, पॉन्ड इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है कि उसमें स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, बढ़िया, जब चीज ज्यादा अवेलेबल हो और उसको यूज करने वाले कम हो। जैसे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती हो, लेने वाले कम हो, मटेरियल ज्यादा बनता हो, खाने वाले कम हो,
उसको कंज्यूम करने वाले कम हो। तो ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फिश, यानी सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर निर्भर करता है। ये भी आपने पढ़ा नहीं है, स्टेबिलिटी वगैरह में थ्योरी में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो पोर्टल पे क्लास होगी। ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स, सूक्ष्म जीवों और प्राणी लपकों पर, या फिर अब फिशेस एंड रेप्टाइल्स पर, या फिर ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर पर। तो देखो, किसी भी जो फूड चेन आपकी बनती है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या होता है, उसको आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो फूड चेन में, है ना, या किसी भी इकोसिस्टम में जो अपना खुद से खाना बनाते हैं, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स जनरली, क्योंकि ये अपना सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये एनवायरनमेंट में से लेते हैं CO2 और पानी, और अपना खाना बना लेते हैं। तो प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे, बनाने वाले नहीं होंगे, तो कंज्यूमर क्या करेंगे? तो कितना ये बनाते हैं और कितने वहां पर कंज्यूमर उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो रेशियो होगा, या जो उनकी संख्या होगी, उसी पे तो निर्भर करेगा। पता चला बनाने वाले कम है, खाने वाले ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अनस्टेबिलिटी आएगी। समझ रहे ना? वैसे ही, हाउ मैनी टोटल हॉट स्पॉट्स आर इन वर्ल्ड। देखिए, ये एक बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन हो गया। बायोडाइवर्सिटी क्या है और हॉट स्पॉट क्या है, इसमें कैसे पता चलेगा? जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, या आप में ऑलरेडी बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा। हॉट स्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया तो हो, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन दो कंडीशन को जब कोई एरिया फॉलो करता है, जब दो कंडीशन को एरिया कोई फॉलो करता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। कैसे? दो कंडीशन कौन कौन सी? एक तो पूरी दुनिया में 3 लाख संवहनीय पौधे पाए जाते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है जिनमें जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू होते हैं, एक से पानी जाता है जाइलम से, और दूसरे से फूड। और ये पाए जाते हैं आपके हायर प्लांट्स में, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक। तो वहाँ की, जहाँ के हॉटस्पॉट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो वेस्कुलर प्लांट की पॉपुलेशन है, या उनका नंबर है, संख्या है, उसका 0.5% वहाँ पर होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में जो है कितना, 3 लाख के लगभग जो है वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उसका 0.5% का मतलब 1500 प्रजातियां वहाँ की नेटिव होनी चाहिए। नेटिव मतलब एंडेमिक होनी चाहिए, यानी वो सिर्फ वहीं पे पाए जाएं, स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए। ऐसी वो प्रजातियां जो किसी खास जगह पे पाई जाती हैं, एक ही जगह पर, और कहीं पर होंगी नहीं, उनको हम बोलते हैं नेटिव स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज, राइट। दूसरा, जो एरिया है, मान लो इतने एरिया में है, तो उसका 70% आवास डिस्टर्ब हो गया हो या नष्ट हो गया हो, 30% बचे हो, तो इसलिए गवर्नमेंट, ये कई जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हॉट स्पॉट का मतलब यहाँ ये है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं इनको, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ये लिखा होगा या तो हॉट स्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था नॉर्मन मेयर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, नॉर्मन मायर या नॉर्मन मेयर, ठीक है। तो इसके जरिए पता, हाँ, तो इसमें ये रहता है कि भाई उस जगह के जो प्रजातियां हैं, अगर हमने स्पेशल उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो थोड़े दिन में वो प्रजातियां वहां से गायब हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, इसलिए उनको संरक्षण देना चाहिए। तो अभी जो पूरे उसमें जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, देखिए ऑप्शन में गलत है, ये रहेंगे कितने, 36। कितने हो गए? 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। टाइपिंग में एरर है, कोई नहीं। तो ये अभी फिलहाल पूरे वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 4 इंडिया में है। इंडिया है ना, 4। तो इंडिया में जो है वो कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक का नाम है ईस्टर्न हिमालय, आजकल वैसे उसको सिर्फ हिमालय बोलते हैं हम। दूसरा है वेस्टर्न घाट, और तीसरा है आपका इंडो बर्मा रीजन, और चौथा है आपका सुंडा लैंड। ठीक। इसके अलावा जब आप क्लास करेंगे तो आपको होप होप स्पोर्ट भी पढ़ाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या चीज़ है होप स्पोर्ट, तो ये भी जो है होप स्पोर्ट्स भी क्या है, अपने आप में एक काइंड ऑफ संरक्षण प्रदान करने वाला ही चीज है ये। पूरी दुनिया में 76, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, कितने, 76 होप स्पॉट हैं, आशा स्थल हैं। इनको हम बोलते हैं तप्त स्थल, इनको हम बोल देते हैं तप्त स्थल या जैव विविधता तप्त स्थल। और इन देखिए इंडिया में ये हॉट स्पॉट कितने हैं? 4 बताए हैं मैंने, है ना, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, सुंडालैंड। और ये जो है ये इंडिया में सिर्फ 2 हैं। हाँ, इंडिया में कितने हैं होप स्पॉट? सिर्फ 2 हैं। ओके, एक है लक्षद्वीप, और ये क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है आपको,
ठीक है। एक तो है आपका कौन सा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया, और उसके अलावा एक और है अंडमान एंड निकोबार। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ तो अभी फिलहाल जो पूरे वर्ल्ड में हॉट स्पॉट हैं वो कितने हैं, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर देयर। क्लियर? इससे अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट। देखिए इकोलॉजिकल टेररिस्ट का मतलब क्या है, जो पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता हो। तो ऑप्शन है आपका, देखिए ऑर्किड, हिंदी में भी आप इसको क्या बोलते हैं, ऑर्किड ही बोलते हैं। तो इस तरह से देवनागरी में लिखा होगा ये ऑर्किड। आइकोर्निया को आप बोलते हैं जलकुंभी, क्या बोलते हैं इसको, जलकुंभी। ठीक। लेंटाना तो लेंटाना ही कहा जाएगा। पार्थेनियम को पार्थेनियम कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर जो पारिस्थितिक का आतंकवादी कहलाता है, मैं एक ऑप्शन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए यूकेलिप्टस, क्या यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है बायोलॉजिकल टेररिस्ट, सॉरी इकोलॉजिकल टेररिस्ट, पर्यावरण का या पारिस्थितिक का आतंकवादी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, है ना, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस। आइकोर्निया जो है वेस्ट बंगाल के तालाबों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक, इसको बोलते हैं बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक। तो याद रखिएगा यहाँ से दो क्वेश्चन बने आपके। यूकेलिप्टस जो होता है सफेदा जिसको आप बोलते हैं, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को दूर दूर तक के चूस लेता है, उसके अलावा पानी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल टेररिस्ट। और जो आइकोर्निया है जिसको आप बोलते हैं जलकुंभी, इसको भी कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल के तालाबों में बहुत ज्यादा इसकी जो है ग्रोथ हो जाती है बहुत तेजी से, जिससे जो जलाशय होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें प्रेजेंट जो मौजूदा मतलब लाइफ होती है वो अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। क्लियर? इससे अगला देखेंगे कि जब व्हाट इज ईच लिंक इन द फूड चेन कोल्ड। जो फूड चेन बनती है ना, आपने पढ़ा होगा कि घास का मैदान है तो घास को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, इस तरह से उसको सांप ने खा लिया, सांप को मोर खा गया, है ना, ये सांप को जो है बाज ले गया। ऐसा सुनते हैं, घास है, घास को जो है काऊ ने खा लिया, या बफेलो ने खा लिया, जो जंगली भैंस होती है, या कुछ भी, या हिरन ने खा लिया। गाय को कौन खा लेगा फिर, है ना, ये इस तरह से छोड़ दीजिए। जैसे ग्रास है, ग्रास को खरगोश ने खा लिया, ठीक है, और खरगोश को जो है वो शेर खा गया, इस तरह से करके। तो फूड चेन 2 3 4 लेवल की भी हो सकती है, 5 लेवल की भी हो सकती है। ओके, जितना ज़्यादा फूड चेन होती है उतना वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ये होता है जो फूड चेन में लिंक बनती है, व्हाट इज द ईच लिंक इन द फूड चेन इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन लेवल बोलते हैं। ओके, पोषण स्तर बोलते हैं, और इसी को हम एक और नाम देते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ठीक, 1 2 बार पढ़ोगे आराम से ये सारा समझ में आ जाएगा। ठीक। द पिरामिड ऑफ एनर्जी, आपको पिरामिड्स पढ़ना है, एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड पढ़ना है, बायोमास का पढ़ना है, नंबर का पढ़ना है। बहुत ही आसान सा सिंबल था, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, तो आप सबने पढ़ा होगा, एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से जब अगले ट्रॉफिक लेवल में जाती है, एक पोषक स्तर से अगले में जाती है, तो उसका कुछ हिस्सा एनवायरमेंट में लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा पिरामिड जो है जब घटता चला जाएगा तो हमेशा कैसा बनता है, सीधा पिरामिड बनता है, याद रखिएगा। तो ऊर्जा का पिरामिड कभी भी टेढ़ा मतलब जो है उल्टा नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होता है, सीधा पिरामिड बनता है। या ये कह लीजिए कि एनर्जी हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में घटती चली जाती है। समझ में आ रही बात ये? तो ये होगा, ये हमेशा सीधा बनता है, चाहे वो आपसे पौंड का पूछ ले, एक ट्री का पूछ ले, रिवर का पूछ ले, ओशन का पूछ ले, वन का पूछ ले, घास के मैदान का पूछ ले, खेत के मैदान का पूछ, कुछ भी वोटेवर, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से आपको बायोमास और नंबर का भी पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस आर इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। देखिए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस एंथ्रोपोजेनिक है, यानी सिर्फ मानव के जरिए ही क्या है वो उत्सर्जित होती है। ऑप्शन है आपका वाटर वेपर, जिसको आप बोलते हैं जल वाष्प, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो देखो वाटर वेपर ओशन वगैरह में से, नदियों से, जहाँ है ना, खेत से कहीं से पानी वाष्प बन करके चला जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल भी निकलती है, बहुत सी चीज़ों से, वोल्केनिक इरप्शन से निकलती है, कोई चीज़ सड़ती है तो वहां से निकलती है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक।
और इसमें मीथेन, मीथेन जब कोई कूड़ा सड़ता है, जानवरों का जो गोबर होता है उसमें से निकलती है मीथेन, धान का जो खेत होता है उसमें से मीथेन निकलती है, वेटलैंड जो होते हैं उनमें से मीथेन निकलती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसको, इन तीनों को इंसान भी प्रोड्यूस कर देते हैं और नेचुरल भी होते हैं। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन टोटली मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या है, मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। वैसे आजकल इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ठंडा करने वाली चीजों में अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए जो फ्रीजर हैं, जो एसी वगैरह में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, आजकल इसको बैन कर दिया। उस, क्योंकि ये करता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है, क्योंकि ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, तो यूवी रेज नीचे तक आ जाती है। उसके साथ साथ ये ग्रीन हाउस गैस भी है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कितनी होती हैं, सबसे कौन सी खतरनाक है, सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, ये डिटेल में हम देखेंगे थ्योरी की क्लास में, राइट। चलिए, विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम, विच द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसमें आपको बताना है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को सड़ा गला करके ख़त्म कर दें। तो चीज़ें जो सड़ती हैं बेसिकली दो या तीन चीज़ों से ही सड़ती हैं। एक तो आपकी सड़ती हैं फंगस से, कवक यानी फफूंदी से, और उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया से, और थोड़ा बहुत कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो एक फंगस हो जाएगा, एक जीवाणु, इससे कोई नहीं सड़ता, तो पहल दूसरा और तीसरा, और ऐसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा, दूसरा और तीसरा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इजिली ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा आप अगला देखेंगे, द डिग्रेडेशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज नॉट शार्प बाउंड्री बिटवीन टू इज कॉल्ड। देखिए, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है ना। मैं बता दे रहा हूँ कि जब दो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें से एक में से स्पीसीज दूसरे में जा सकती है, क्योंकि उनके बीच में कोई बंदिश नहीं है, मतलब जब बाउंड्री नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो नहीं, फूड चेन नहीं बोलते, फूड चेन में तो एक दूसरे को खाते हैं। फूड वेब जो होती है, खाद जाल जिसको बोलते हैं, खाद वेब या खाद जाल, एक दो या दो से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं फूड चेन आपस में जब इंटरकनेक्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा इकोटोन, इकोटोन का मतलब ये होता है कि जब दो इकोसिस्टम एक जगह कहीं मिले होते हैं, तो उन दोनों के बीच की जो जगह होगी वहां पर नंबर ऑफ प्रजातियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, एज प्रभाव बोलते हैं, और एज प्रभाव, और यहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियां एज स्पीसीज कहलाती हैं। जैसे मान लो इकोसिस्टम वन, इकोसिस्टम टू, तो यही जो इन दोनों के बीच का दायरा है, दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है, वो वाला संक्रमण में समझ लेना कि इन्फेक्शन वाला, मतलब दोनों के बीच का, इसी को आप बोलते हैं क्या, इको टोन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इकोक्लाइन, क्योंकि जब दो इकोसिस्टम हो और उनके बीच में कोई शार्प बाउंड्री ना हो, उनको बीच में कोई रुकावट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं इकोक्लाइन। क्लियर। चिपको मूवमेंट इन कर्नाटका इज नोन एज, आप लोगों ने सुना होगा चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट को कर्नाटका में क्या बोलते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट, जो चिपको मूवमेंट है, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। चिपको मूवमेंट है ना, तो इसको चिपको आंदोलन बोलते हैं। तो जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन, ठीक, इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, सुंदरलाल बहुगुणा। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो यही इन, है ना, इसी के जैसा कंसेप्ट कर्नाटका में चला गया। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वहां कहलाता है ये एपिको मूवमेंट, एपिको आंदोलन। और इसको चलाने वाले जो थे वो कौन थे, उनका नाम था पांडुरंगा हेगड़े। क्या नाम था, पांडुरंगा हेगड़े, पांडुरंगा हेगड़े, पांडुरंगा हेगड़े ने इसको चलाया था, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये जो चिपको मूवमेंट था ये उत्तराखंड से चला था, इनके साथ में एक दो लोग और भी थे, चंडी प्रसाद भट्ट, सुदेशा देवी, गौरा देवी, है ना, कई बार उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा आएगा मैं ऑब्जेक्टिव में पूछ लूंगा, ठीक। चलिए, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, है ना। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून पढ़ा होगा आपने। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च।
फिर पढ़ा होगा आपने अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 मई को क्या मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। सचिन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से हमारा एप्लीकेशन मौजूद है प्ले स्टोर पर, तो जाइए डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप को और परचेज कर लीजिए इस कोर्स को। थैंक यू। और इस एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, और आप लोगों के साथ यूं ही हम सारी टीम, सचिन एकेडमी की सारी टीम आपके साथ यूं ही खड़ी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। बस आगे बढ़ते रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।